अच्छा जनाब। हेलो। ये सर। आ गए जनाब, सॉरी यार, वो एक्चुअली नो इशू सर। वो जो है ना, रफड़ पड़ जाता है बहुत गस अजीब चक्कर में डाला हुआ यूनिवर्सिटी ने। एनीवेज, रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में और उसमें ठीक है जनाब। तो ये बेसिकली हमने रेजोनेंस के लिए इसको सॉल्व कर लिया। रेजोनेंस के लिए हमने जिस वक्त सॉल्व किया तो आर वाज इक्वल टू 1, आर वाज ओमेगा ओवर ओमेगा एन, and omega over omega n equal to 1 means कि omega becomes equals to omega n, system will go into the resonance। और जो रिस्पॉन्स होगा उसमें ये जो आखिरी टर्म होगी ये बेसिकली आपकी जो होगी दैट विल बी जो कि सबसे ज्यादा फसाद की जड़ होगी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट है। और जिस वक्त हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस टाइम टी की वजह से आपका एम्पलीट्यूड जो है ना वो ग्रेजुअली, ठीक है, क्योंकि टाइम इन्फिनिट है तो इन्फिनिट टाइम के बाद एम्पलीट्यूड भी आपका इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है। ऑल दो सिस्टम के अंदर डैम्पिंग एग्जिस्ट करती है, वो उसको इन्फिनिट नहीं होने देता, जो कि आगे हम देखेंगे। लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर डैम्पिंग को आप जीरो कर देते हैं तो इट मींस द सिस्टम विल गो इनटू द इन्फिनिट एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। ये टोटल रिस्पांस हो गया, इसको छोड़ें, इसको छोड़ दें। बीटिंग फिनोमेना है, इसको भी आप छोड़ दें, इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती आप लोगों के इस लेवल पे, क्योंकि इसको हम यूज भी नहीं करते हैं ऐसे बहुत ज्यादा। ये हमारे पास अब आ गया इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस। और वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस है, दैट इज एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास डैम्प्ड सिस्टम की हार्मोनिक एक्साइटेशन के अगेंस्ट सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन है। सोल्यूशन इसका भी उसी तरह ही होगा कि आप पहले पर्टिकुलर सोल्यूशन लेंगे, फिर आप होमोजीनियस सोल्यूशन लेंगे, दोनों को आप ऐड कर देंगे। होमोजीनियस सोल्यूशन मींस कि दिस विल बी इक्वल्स टू 1, और ये हम चैप्टर 2 के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चैप्टर 3 का पार्ट है, जिसमें अगेन हम बेसिकली एक सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। सोल्यूशन एज्यूम करने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। जिस वक्त सोल्यूशन एज्यूम करेंगे तो कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसमें हम ये डिफरेंट ले रहे हैं जरा। उसमें याद होगा आपने एक्स ऑफ एक्स पर्टिकुलर वाज एक्स कॉस ओमेगा टी वाज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ओमेगा टी माइनस अल्फा ले रहे हैं। अल्फा क्या है इसके अंदर? व्हाट इज अल्फा? हेलो। एंगल अल्फा है। अल्फा इज बेसिकली फेज एंगल। फेज एंगल। कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा मींस फेज एंगल। फेज एंगल का क्या मतलब होता है? फेज का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द फेज? आप मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, आपको तो पता होना चाहिए। फेज, एसी में फेज का क्या मतलब होता है? नो आइडिया। यार जाने दो। ये थ्री फेज कनेक्शन है जी, ये सिंगल फेज कनेक्शन है। ये बिजली के कनेक्शन में बोलते नहीं है, ये थ्री फेज कनेक्शन है जी, ये सिंगल फेज कनेक्शन है। ठीक है, वो क्या होता है? सो शिफ्ट आ रहा होता है दो वेव्स के दरमियान, जो एंगल का एग्जैक्टली, डिफरेंस होता एंगल का डिफरेंस जो होता है दैट इज दी 360 टोटल एंगल होता है ना। है। तो यस अगर सर। थ्री फेज होंगे तो तीन 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 वेव्स आ रही होंगी, साइन वेव्स, जिनका आपस में डिस्टेंस जो होगा, जिनका आपस में जो एंगल होगा वो बेसिकली होगा कितने डिग्री अल्फा का फर्क होगा? 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री का फर्क होगा। दैट इज अ फेज एंगल। एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द टू साइन वेव इज कॉल्ड साइन फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर। ठीक है। यहाँ पे हमने कोई आता है जेन में कि क्यों डिफरेंट लिया है? एक्स नॉट कॉज एक्स एक्स कॉज मेगा टी के बजाय एक्स कॉज मेगा टी माइनस फाइव हमने क्यों लिया पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका? कोई आइडिया आता है कि इसको हम सिंपल क्यों नहीं रख लेते? हम्म, इसमें मसला ये आता है कि जिस वक्त आप डैम्पिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हो ना, ठीक है, तो डैम्पिंग का माइन्यूट सा फर्क एम्पलीट्यूड पे तो बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ता है। ठीक है। एम्पलीट्यूड तो बहुत ड्रास्टिक, जो ही आप डैम्पिंग बढ़ाते चले जाओगे तो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा एम्पलीट्यूड।
लेकिन उसके साथ फ्रीक्वेंसी में भी माइन्यूट सा फर्क पड़ता है, ठीक है। और ठीक है सर। जिस वक्त फ्रीक्वेंसी के अंदर फर्क पड़ता है, तो आपका जो फोर्सिंग फंक्शन है वो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो आपके कंट्रोल में, वो तो फिक्स ही आनी होती है। लेकिन जो सिस्टम रिस्पॉन्स करता है ना उस फ्रीक्वेंसी के केस में, अभी हमने पहले केस में देखा था कि जो सिस्टम की जो फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है वही सिस्टम की भी फ्रीक्वेंसी है। इस पर्टिकुलर केस में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी वेरी कर जाती है। तो जिस वक्त फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो टाइमिंग रिलेशनशिप डिफरेंट हो जाता है। जिस वक्त टाइमिंग रिलेशनशिप डिफरेंट होता है तो आपका फेज एंगल के अंदर माइन्यूट सा फर्क पड़ जाता है। उस फेज एंगल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ओमेगा टी माइनस अल्फा का यहाँ पे साइन हमने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अच्छा, ठीक होगा जी, गुड टू नो। तो ये कॉज अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा की एंटिटीज हैं। इन एंटिटीज को यूज करते हुए आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेके आओगे, ये करते चले जाओगे, इसको इसको देख लेना, सिंपल मैथमेटिक्स है। और वहां से आप फिर इसको एफ नॉट की वैल्यू निकालोगे, एफ नॉट की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुटअप होगी, एक्स नॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स के बाद आप उसको फर्दर रिजॉल्व करोगे, ठीक है। आर आपके पास आ रहा है यहाँ पे बार बार, आर क्या है, आर हमारे पास अगेन इज द रेशियो ऑफ ओमेगा और ओमेगा एन, एंड देन यू कीप ऑन सॉल्विंग इट, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ डे आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगेन दो पार्ट है, एक होमोजीनियस पार्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट है। होमोजीनियस पार्ट, ये वाला पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो चैप्टर 2 के अंदर, ए ई रेज़ पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी माइनस गामा, ये वो है जो कि आपने डैम्प सिस्टम का सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होमोजीनियस सॉल्यूशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन वो किया था सॉल्व चैप्टर 2 के अंदर। दिस इज चैप्टर 2। ये यहाँ पे हमने निकाला है एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा, यही हमने अज्यूम किया था ना, ठीक है। जिस वक्त आपने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास एक्स ये आया है, दिस इज एक्स, ठीक है। एक्स स्टैटिक ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर। अब इसमें जीटा क्या है, जीटा बेसिकली ये पड़ा हुआ है आपके पास, सी ओवर, जीटा क्या होता है, सी ओवर चैप्टर 2 है, C over under root K into M. ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये रियल टर्म है, दिस इज सी सी, क्रिटिकल डैम्पिंग, रेशियो ऑफ सी ओवर सी सी इज द जीटा, Zeta. ठीक है। और जीटा की बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि सिस्टम ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या क्रिटिकली डैम्प्ड है, ठीक है ना। यस जीटा सर। इक्वल टू 1, जीटा ग्रेटर देन 1, जीटा लेस देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 पे सिस्टम ओवर डैम्प हो जाता है, इक्वल टू 1 पे सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाता है, और लेस देन 1 पे सिस्टम अंडर डैम्प्ड हो जाता है, अंडर डैम्प्ड। ठीक है। क्योंकि हम सिस्टम अंडर डैम्प्ड को देखते हैं हमेशा, तो हमारे पास ये अंडर डैम्प्ड का फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। ओवर डैम्प्ड को मुझे किस तरह पता लगा ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, एनीबॉडी, मैंने कह दिया ये अंडर डैम्प्ड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, मैंने किस तरह कह दिया अंडर डैम्प्ड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ बीटा की वैल्यू से है, जीटा वो तो तो है फाइंड यहाँ पर, करेगा। जीटा तो पता ही नहीं मुझे क्या है। नो आइडिया। ये cos ओमेगा डी टी माइनस गैमा पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन इज हार्मोनिक, हार्मोनिक। और हार्मोनिक फंक्शन तीनों केसेस में किस में मिलता है मुझे, अंडर डैम्प के अंदर मिलता है। सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो मुझे पता लगेगा ना कि ये हार्मोनिक है कि नहीं है, और सिस्टम की ऑसिलेशन किस में यस मिलती सर। है, सिस्टम ऑसिलेट सिर्फ अंडर और डैम्प। सिर्फ अंडर डैम्प में करता है। जिस वक्त सिस्टम अंडर डैम्प में, अंडर डैम्प इसीलिए मैंने आंखें बंद करके कह दिया कि ये सिस्टम अंडर डैम्प का है, ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है सर। ठीक है। प्लस मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन दे दिया, पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक्स जो है वो मैंने यहाँ से ले आया उठा के, जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया तो आई एंड अप विद दिस वन,
ठीक है, एक्स स्टैटिक है, आर है ओमेगा ओवर ओमेगा एन की रेशियो और 2 जीटा आर, जीटा इज बेसिकली द डैम्पिंग। ठीक है, अब मैं जिस वक्त इसको प्लॉट करता हूँ ना तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का सोल्यूशन आता है। ये क्या सोल्यूशन आ रहा है, देखो ये मेरे पास चैप्टर 2 से आ रहा है, ये देखो ये सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, एग्री करते हो? यस सर। ये मेरे पास फोर्सिंग फंक्शन है, सॉरी ये मेरे पास फोर्सिंग फंक्शन बना हुआ है, ये मेरे पास फोर्सिंग फंक्शन है। ठीक है, या ये मेरे पास नॉट द फोर्सिंग फंक्शन, ये मेरे पास बेसिकली एक्स एच है, उसका सोल्यूशन है, और ये मेरे पास एक्स पी है पर्टिकुलर सोल्यूशन। इन दोनों को जिस वक्त मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आता है। इसमें ये रिपल्स देख रहे हैं आप लोग, जो कि यस सर। अल्टीमेटली अल्टीमेटली एक सर्टेन टाइम के बाद गायब हो गई और सिस्टम उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑलमोस्ट ऑसिलेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सिस्टम पर्टिकुलर सोल्यूशन में, क्योंकि ये मेरे पास ट्रांजिएंट सोल्यूशन है और ये मेरे पास स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, और सिस्टम अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट सोल्यूशन के अंदर ही रहता है, तो सिस्टम स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। एक सर्टेन टाइम के बाद, इस टाइम के बाद सिस्टम विल बी ट्रांजिएंट फ्री और सिस्टम विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग विद द स्टेडी स्टेट। ठीक है जनाब? यस सर। अच्छा चलो बस अब हम क्विकली, अब यहाँ पे भी एक डायनामिकल लोड फैक्टर आता है, ये वही एग्जैक्टली ये वही फ्रीक्वेंसी है, ये वही है जो रेजोनेंस एम्पलीफिकेशन के केस में हमने किया था। ठीक है, जिसको हम डायनामिक लोड फैक्टर यहाँ पे कह रहे हैं, ये भी एक्स ओवर एक्स स्टैटिक की ही रिप्लेस डेफिनेशन है, वो है इक्वलेंस है। इसमें क्या होता है, जिस वक्त आप इसको सॉल्व करते हो, हम ये नहीं ज्यादा डिटेल में जाते, तो ये फिर हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आती हैं। ये कर्व्स किस पे डिपेंडेंट है, ये कर्व जीटा पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये कर्व जीटा पे डिपेंडेंट है, जो जो जीटा बढ़ता जा रहा है 0.1 0.3 0.4 0.5 1.523, ठीक है, और सिस्टम का एम्पलीट्यूड ड्रास्टिकली डाउन होता जा रहा है। ये मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, इस मीन्स, और ये क्या है, रेशियो है आर की ओमेगा ओवर ओमेगा एन की। यहाँ पे सिस्टम विल बी रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो 1 है और सिस्टम जो है वो रेजोनेट कर रहा है। ये जो डैश लाइन नजर आ रही है आपको, ये बेसिकली आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मेरे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वो है। ठीक है, तो जो ही सिस्टम इसके पास आता है तो सिस्टम एक्सेप्शनली हाई एम्पलीट्यूड पे जाता है, लेकिन डैम्पिंग उसको कंटेन करती है। जो जो डैम्पिंग बढ़ती चली जाती है, एम्पलीट्यूड भी डाउन होता चला जाता है। साथ आप ये भी देखो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर रही है। ठीक है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो ओमेगा ओवर ओमेगा एन पे नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा पीछे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ कहीं पे करके, जबकि ओमेगा ओवर ओमेगा यहाँ पे है। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन natural frequency and the frequency and the frequency at which the frequency ratio at which resonance is being occurred, maximum amplitude जिस पे, यहाँ पे आपको exactly ओमेगा ओवर ओमेगा इक्वल्स ओमेगा एन के ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा, क्योंकि जीटा जिस वक्त एम्पलीट्यूड पे तो बहुत ड्रास्टिकली उसने फर्क डाला। देखो यहाँ से कम हुआ, यहाँ पे आया, फिर अगला जीटा आया तो यहाँ पे आया, और जो जीटा 1 से बड़ा सिस्टम अंडर डैम्प्ड के केस ओवर डैम्प्ड के केस में गया तो जीटा कम हो गया, यानी कि सॉरी एम्पलीफिकेशन कम हो गई है। सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी इवन रेजोनेंस में भी है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो 1 से ऊपर नहीं जा रहा, गेन है ही नहीं आपके पास। इवन रेजोनेंस के केस में भी गेन नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इट इज लेस देन 1। एक्स ओवर एक्स एस टी dynamical displacement versus static displacement when equals to less than 1, तो means कि no amplification there, even के रेजोनेंस अगर हो भी रही है, रेजोनेंस के बावजूद भी आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन किसी भी किस्म की नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ होती चली जाती हैं। ये जो आपको ये वाली कर्व नजर आ रही है, ये वाली जो कर्व है, ये बेसिकली इन्फिनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें जीटा या तो नहीं होगा या जीटा बहुत कम होगा, तो वो निग्लिजिबल होगा, तो इस वजह से ये इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन जो ही आप उसे नीचे आएंगे,
ठीक है, तो आपको फिर जीटा जो आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो ड्रास्टिकली डाउन होता चला जाएगा। और जो सिस्टम जीटा 1 से ग्रेटर होगा, बल्कि 1 से ग्रेटर नहीं होगा, यहाँ पे हम 0.7 का फैक्टर देते हैं, 0.77, कि जिस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी और इसकी रेशो 0.7 से बढ़ जाती है, ठीक है, जीटा की वैल्यू 0.7 से बढ़ जाती है, तो सिस्टम कभी भी एम्पलीफिकेशन में नहीं जाता, इट नेवर गोज इनटू एम्पलीफिकेशन, जीटा की वैल्यू। तो जीटा शुड ऑलवेज बी लेस देन 0.7, कि अगर आपने सिस्टम को ऑसिलेट करवाना है या सिस्टम को एम्पलीफाई करवाना है, ठीक है, या सिस्टम के अंदर आपने एम्पलीट्यूड को गेन करना है, अगर आपका जीटा की वैल्यू रेशियो ऑफ जो आपकी है C/CC, वो अगर 0.77 से बढ़ जाती है तो फिर कभी भी आपको गेन या एम्पलीफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। 1/, ये जो 1/2 का जो रिस्पेक्ट आया ना, 1/√2 इज ऑलवेज 0.707, ठीक है जनाब। ये फेज का रिलेशनशिप है उसी उसी इक्वेशन का, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूं तो हमारे पास देखें डिफरेंट 3 कमेंट्स हैं। एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम है जो कि K/M है, जो चैप्टर 1 के अंदर आपने पढ़ी, चैप्टर 2 के अंदर पढ़ी। फिर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है लेकिन डैम्प्ड है, ये भी आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ी। चैप्टर 3 के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑलवेज लेसर देन 0.77 में जीटा इज लेस देन। वो क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 - 2 जीटा स्क्वायर अंडर रूट के साथ। सिंस जीटा इज वेरी लेस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ जीटा विल बी फर्दर लेस, ठीक है, अंडर रूट विल बी फर्दर लेस, ठीक है। तो दिस विल बी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस विल बी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। और वो जो शिफ्ट मिल रहा था ना लाइन से आपको कर्व का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको यहाँ कहीं पे मिला था, ये ओमेगा आर है, जो कि ओमेगा एन से कम है। ओमेगा एन यहाँ पे है, ये ओमेगा आर आ रही है मेरे पास, ये जो ये वाली चीज आ रही है ना, ये वाली चीज जो आ रही है, ये ओमेगा आर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा आर जो है वो ओमेगा एन टाइम्स दिस फैक्टर कम है, 1 - 2। ऑल तो ये फैक्टर बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि जीटा बहुत कम होता है, स्क्वायर ऑफ जीटा फर्दर कम हो जाता है, अंडर रूट लोगे फर्दर कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो ओमेगा आर इज लेस देन ओमेगा डी इज फर्दर लेस देन ओमेगा एन। तो इन तीनों फ्रीक्वेंसियों में ओमेगा एन सबसे ज्यादा होती है, बड़ी होती है। फिर उसी ओमेगा एन को जिस वक्त आप डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए लेके जाते हो, ये फर्दर कम हो जाती है, और ये फर्दर कम हो जाती है जिस वक्त आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हो। आप जितने भी पेपर पढ़ोगे मैम्स के, रेजोनेटर्स के, एक्सेलेरोमीटर्स के, उसमें लोग कभी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे, लोग हमेशा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। रीजन बिहाइंड के सिस्टम ऑलवेज फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर होता है, ठीक है, और सिस्टम हमेशा डैम्प्ड होता है, इसी वजह से वो हमेशा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कैटेगरिकल डिफरेंस है टर्म्स के अंदर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और ये किस तरह एक दूसरे के साथ वेरी कर रही होती है, ठीक है साहब। ये बैंडविड्थ है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं देखना, ये आपने जरूर देखना है बैंडविड्थ का, ठीक है। ये क्वालिटी फैक्टर आता है, जो जो आपकी बैंडविड्थ जो है जीटा आपका कम होता चला जाता है 1/2 जीटा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, Q/1/2 जीटा। जो जो आपका जीटा कम होता चला जाता है, क्वालिटी फैक्टर बढ़ता चला जाता है, और जो जो क्वालिटी फैक्टर बढ़ता चला जाता है, आपकी पीक उतनी ही शार्प होती चली जाती है, ठीक है, और बैंडविड्थ आपकी उतनी ही कम होती चली जाती है। ये बैंडविड्थ है बेसिकली। बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहीं और भी डिस्कस किया था अगर याद हो आपको। ये सर लास्ट उसमें पढ़ा था कोर्स में। सेंसर और सेंसिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, सेंसर और सेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था बैंडविड्थ का जो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, कि आप अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को 0.707 कम कर देते हैं, तो जो 2 पॉइंट आपके पास आते हैं, उन पॉइंट्स का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ठीक है। और जो जो ये पीक शार्प होती चली जाती है,
बैंडविड्थ आपकी कम होती चली जाती है, ठीक है। और शार्प पीक किस वक्त होगी, जिस वक्त आपका जीटा कम होता चला जाता है, क्योंकि जो जो जीटा कम होता चला जाता है क्वालिटी फैक्टर बढ़ता चला जाता है, जो जो क्वालिटी फैक्टर बढ़ता चला जाता है आपकी बैंडविड्थ कम होती चली जाती है। उसके अपने एडवांटेजेस हैं, उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप एक्सेलेरोमीटर्स या इस पे बात करेंगे तो यू मस्ट हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैंडविड्थ। ये आपके पास आ गया, ठीक है जनाब, ये आपके पास आ गया, इसको आप सारा छोड़ दें। अच्छा, ये बेसिकली अब एक्सेलेरोमीटर की थ्योरी आ गई, बेस एक्साइटेशन। एक्सेलेरोमीटर क्या होता है, एक्सेलेरोमीटर बेसिकली आपके पास एक सिस्टम होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग मैच टेपर लगा हुआ होता है, और उसको आप किसी एक वाइब्रेटिंग सरफेस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। वाइब्रेटिंग सरफेस जिस वक्त वाइब्रेट करती है तो सिस्टम, तो जो एक्सेलेरोमीटर है वो ऑसिलेट करना शुरू करता है, ठीक है। तो बेस एक्साइटेशन की वजह से जब स्प्रिंग मैच डैम्पर मूव करता है तो उसके साथ फिर हम डिफरेंट सेंसिंग मैकेनिज्म लगा के बेस की मोशन को सेंस करना शुरू कर देते हैं कि हाउ मच मोशन द बेस इज गेटिंग बाय द एंड ऑफ, ठीक है। तो यहां से आपको एक्सेलेरोमीटर की थ्योरी फिर स्टार्ट होती है। जो बुक आपके पास है शू की, उसने बेसिकली ये बेस एक्साइटेशन वाला चैप्टर जो टॉपिक है ना वो डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले वाले सारे टॉपिक उसने विद दिस अजम्पशन के जी बच्चों को ये पता है, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त हम बेस एक्साइटेशन पे आते हैं तो बस ये टॉपिक करके हम खत्म करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो किस्म के इश्यूज आते हैं, दो किस्म के टाइप्स हैं जो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, एक है एब्सोल्यूट मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिलेटिव मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्सोल्यूट मोशन बेसिकली ये है हमारे पास कि अब क्या है, ये स्प्रिंग मैच डैम्पर है, ये तो वो स्टैंडर्ड सिस्टम है अभी तक आप देखते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अब फर्क सिर्फ ये है कि आपकी ये जो बेस है, ये बेस भी मूव करना शुरू की हुई है, और बेस बेसिकली मूव कर रही है वाई ऑफ टी के साथ, ठीक है। और वाई ऑफ टी ये मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि बाई साइन ओमेगा टी है, मींस कि बेस भी एक हार्मोनिक फंक्शन के साथ ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोशन क्या होगी, एब्सोल्यूट मोशन विल बी दिस वन जो कि एक्स है, एक्स ऑफ टी है, ठीक है। जिस वक्त मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैस तो एक्स के साथ मूव करेगा, एक्स डबल डॉट के साथ मूव करेगा एक्सेशन के साथ। ये दो क्या होंगे, के और सी। पहले के एक्स था, सी एक्स डॉट था, अब के एक्स माइनस वाई है, सी एक्स डॉट माइनस वाई है, बिकॉज वी आर टेकिंग दी एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजें मूव कर रही है, मैस भी मूव कर रहा है, बेस भी मूव कर रही है, ठीक है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग का या नेट वेलोसिटी होगी डैम्पिंग की, वो बेसिकली डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज टू होगा कि बेस किसके साथ मूव, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और स्प्रिंग या मैस किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो दैट विल बी एक्स माइनस वाई। स्प्रिंग कितना मूव करेगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स मैस मूव करेगा, वाई बेस मूव करेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग कितना मूव करेगा, क्योंकि स्प्रिंग एग्जिस्ट बिटवीन मैस एंड बेस, तो दैट विल बी एक्स माइनस वाई। डैम्पिंग x dash minus y, velocity of mass versus minus velocity of the base, ठीक है। ये बेसिकली डैम्पिंग की कैरेक्टरिस्टिक होगी, गॉट द पॉइंट, यस सर। ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो ये लिखी हुई है, और फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइडेड बाय m करके, और इसको प्लस माइनस को इधर उधर ले जाके, तो यू विल कम अप विद दिस इक्वेशन। ये मैथमेटिक पार्ट है, ठीक है। y ऑफ t जो बेस मूव कर रही है वो y sin ओमेगा t के साथ मूव कर रही है, तो मैं ये y, इस y को और इस y डैश को बेसिकली इस फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दूंगा। y डॉट क्या आएगा इसमें, y डॉट विल बी y ओमेगा y cos ओमेगा t, ठीक है। तो ये मेरे पास ये जो उठा के मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ये पुट कर दिया यहाँ पे, और बाद में मुझे मुझे ये एक एंटिटी पता है a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको मैंने कम्युलेटिवली रिप्रेजेंट कर दिया a साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और a किस तरह आता है, y के माइनस के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट प्लस अल्फा tan इनवर्स ऑफ द सी ओवर ओमेगा 2। ये बेसिकली हमने
ये स्किप कर दिया पार्ट पीछे, ठीक है। वो अगर आप पार्ट हम कर लेते तो हमें ये भी पता होता कि ये क्या है, क्योंकि जिस वक्त दो फंक्शन ऐड होते हैं, दो हार्मोनिक फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। ये दो हार्मोनिक फंक्शन है, इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और ऐड कर सकते हैं इस तरह कि ये साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा होगा, और ए क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ए एम्पलीट्यूड जो होगा इसका स्केयर होगा प्लस इसका स्केयर होगा। tan इनवर्स विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये यही हो रहा है, ये होगा ना सी ओमेगा ओवर वाई डिवाइडेड बाय के वाई, वाई वाई से कट जाएगा तो आपके पास tan आ जाएगा, ठीक है। के स्केयर वाई स्केयर प्लस सी स्केयर वाई स्केयर ओमेगा स्केयर अंडर रूट के साथ, ठीक है। ये ए निकाल रहा हूं मैं, ये दो चीजें ना, एक एंगल है, फेज एंगल है, और एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो वाई स्केयर है तो वाई स्केयर कॉमन होके बाहर निकलेगा तो वाई आ जाएगा, के स्केयर माइनस प्लस सी ओमेगा स्केयर अंडर रूट के साथ आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। इसमें आप साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दो फंक्शंस को जिस वक्त आप इसको जिस वक्त आप ओपन करोगे तो यू एंड अप विद द सेम इक्वेशन, क्योंकि ए को आप पुट अप करोगे विद दिस वन, ठीक है। बहरहाल फर्दर जिस वक्त हम इसको सॉल्व करेंगे बाय गोइंग इनटू द ऑल मैथमेटिक्स, तो अल्टीमेटली जिस चीज पे मैं आना चाह रहा हूं दैट इज दिस वन, रेशियो ऑफ एक्स ओवर वाई। एक्स क्या है इस पर्टिकुलर केस में, एक्स क्या है, विद विच बेस इज मूविंग और मैस इज मूविंग, Mass is moving. मैस इज मूविंग। As वाई क्या है, विद विच Base is moving. बेस base इज मूविंग। रेशियो, दिस इज कॉल्ड रेशियो, और ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही है ना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। कि हाउ मच displacement is being transmitted from the base to the mass, और एक्सेलरोमीटर में भी तो यही हो रहा होता है ना, कि बेस Yes sir. एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव कर रही होती है, और वो डिस्प्लेसमेंट थ्रू डैम्पर एंड द स्प्रिंग बीइंग ट्रांसफर्ड टू द मैस, और मैस एक्स के साथ मूव कर रहा होता है। तो आपकी जो गवर्निंग इक्वेशन होती है किसी भी एक्सेलरोमीटर की, वो ये पड़ी हुई है, 1 प्लस 2 जीटा आर स्केयर ओवर 1 माइनस आर स्केयर प्लस 2 जीटा आर होल स्केयर अंडर रूट के साथ। ये इक्वेशन आप आगे एक्सेलरोमीटर के अंदर भी काफी जगहों पे देखोगे, या जिस वक्त आप ये बुक का चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आपको ये शू का जब चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह आ रही है आपके पास, ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसकी जरूरत नहीं है हमें करने की। ये आप शू की बुक से कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। शू की बुक में अब काफी हद तक आपका बैकग्राउंड बन चुका है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा एक्स ओवर वाई का, ठीक है जनाब। ये मेरे पास फाई का निकल आएगा, जो tan निकालना है मैंने, अगर मैंने फेज एंगल निकालना है मैथ्स के साथ, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक्स ओवर वाई जो होगा डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी द रेशियो ऑफ द रिस्पांस एक्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू दैट ऑफ द वाई ऑफ टी, जो कि हमारे पास बेस की मोशन है। ये मैथ्स की मोशन है और ये बेस की मोशन, ठीक है जनाब। ये डिफरेंट इक्वेशन है जो कि आप देख लीजिएगा, इतना उसमें वो नहीं है, ठीक है जनाब। अच्छा, जब रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल रिलेटिव मोशन इज जी, तो एक्स क्या है और वाई क्या है, दोनों की मोशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एक्स कितना मूव कर रहा है, वाई कितना, एक्स कितना मूव कर रहा है, मैथ्स कितना मूव कर रहा है, एक्स कितना मूव कर रहा है और वाई कितना मूव कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिलेटिव मोशन आ जाएगी, जो जेड एफ टी होगा, ठीक है। जिस वक्त हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे एम एक्स डबल डॉट प्लस सी टू एक्स डॉट वाई डॉट, ये वही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। तो हम इसको बेसिकली, इसको हम z डॉट कह देंगे, इसको हम z कह देंगे। तो ये ऑलरेडी x डबल डॉट जो है वो बेसिकली आपके पास mz के बराबर होगा, ठीक है। तो mz डबल डॉट प्लस cz डॉट प्लस kz इक्वल टू माइनस my डबल डॉट, और y डबल डॉट हमारे पास चूंकि y साइन ओमेगा t था, तो y डबल डॉट हमारे पास होगा m ओमेगा स्क्वायर y
साइन ओमेगा टी और उसके साथ मैस ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास एम आई। तो ये पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाएगी फॉर द रिलेटिव मोशन के लिए। इसको जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम बेसिकली ये जी निकालेंगे, जी विल बी वाई बेस मोशन इनटू होल ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर स्क्वायर प्लस ब्ला 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 जो भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। और फेज एंगल निकालना होगा तो फेज एंगल हम इसे निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया इन टर्म्स ऑफ वाई, और वाई क्या है, वाई ऑफ टी हमारे पास बेस का फंक्शन है विद विच द बेस ऑफ द ऑफ एनी थिंग इज मूविंग, जो कि अल्टीमेटली आपने सेंस करवाना है फ्रॉम द एक्सेलरोमीटर, ठीक है जनाब। ये बेसिकली हमारे पास उसकी थ्योरी आ जाती है, ठीक है। बस अब हम ये ख़त्म करते हैं। जस्ट मैं आपको बुक का वो चैप्टर दिखा देता हूँ जिसमें हमने ये करना है, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों के पास है, इसकी स्लाइडें मैंने दे दी थी आपको। हेलो, ये कौन सी चैप्टर 4 ये सही है वाली आ गई है। ये वाली आ गई है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास देखो मैकेनिकल वाइब्रेशन है, ये बेसिकली हमारे पास इसमें वो कन्वेंशन जीटा के बजाय लैम्बडा यूज की हुई है इसने, ठीक है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन वही है, ठीक है, कि डैम सिस्टम है, अंडर डैम सिस्टम है, क्रिटिकल डैम सिस्टम है, ठीक है। जीटा जो है वो आपका क्या आ रहा है और किस तरह चल रहा है, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद ये एग्जांपल कर लीजिएगा 4.6। एग्जांपल आपने सारी कर दी है इस चैप्टर की, अगर कोई नहीं आती समझ में तो फिर वी कैन डिस्कस। ये हमारे पास अब देखो ये केसिंग है, ठीक है। ये इसके अंदर स्प्रिंग मैस डैम्पर सिस्टम लगा हुआ है, केसिंग ऑसिलेट करती है, तो जिस वक्त केसिंग ऑसिलेट करती है तो आपका तमाम तर मैग्नीट्यूड जो है वो ट्रांसफर होता है मैस को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितना कितना ट्रांसफर हो रहा है और वो डिपेंड करता है की और जीटा के ऊपर। तो इन सारे रिस्पॉन्सेज को लेने के लिए ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट आप जो है इसमें से गो थ्रू खुद कर लीजिएगा कि क्या थ्योरेटिकल पार्ट आपने करना है, ठीक है। ये वही चीज आ रही ठीक है है, एम सी के एम एक्स ओमेगा स्केयर साइन ओमेगा टी, ये थोड़ी देर पहले जो हमने इक्वेशन देखी है ये वो एग्जैक्टली वही इक्वेशन है, ठीक है। ये देखो रिलेटिव की ये जो टर्म नजर आ रही है ना आपको, सॉरी एक मिनट मैं इसको उस मोड में ले जाऊं, ये वही इक्वेशन है जो पहले देखी है हमने रिलेटिव मोशन वाली, z ऑफ t इज y ऑफ t माइनस x ऑफ t, ठीक है ना। इसमें उल्टा है, इसमें बेस जो है वो x से मूव कर रही है, मास y से मूव कर रहा है, उसमें उसमें मास जो था वो x से मूव कर रहा था और बेस जो है वो y से मूव कर, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आती है इसकी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन को जिस वक्त सॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये आपके पास इसके फिर ये फाई निकल आता है, ये जो थोड़ी देर पहले हमें निकाला, इसमें जरा डिफरेंट कन्वेंशन यूज की हुई है लेकिन वही चीज है, और जी निकल आता है। तो एक्स और जी जो है वो वहां से भी आप उठा सकते हो, सिमिलर इज एप्लीकेबल ओवर देयर ओवर हेयर एज वेल, ठीक है। उसमें जी जो था वो y की टर्म में था क्योंकि बेस y से मूव कर रही थी, इसमें जी जो है वो x की टर्म में है क्योंकि बेस x से मूव कर रही है। अदरवाइज इक्वेशन ये वही है सिंपल, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीजें एग्जैक्टली वही चले जा रही है जो, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। डिजाइन ऑफ एक्सेलरोमीटर, द इंजीनियर may follow the following procedure in designing of the appropriate micro accelerometer for specific application. Number 1, set the target maximum amplitude of the vibration x of the base, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल और मशीन जिसके लिहाज से आप उसको डिजाइन करना चाह रहे हैं, ये वो चीज होगी जिसके लिहाज से आप उसको डिजाइन करोगे। आप देखोगे कि जिस चीज पे मैंने एक्सेलरोमीटर को रखना है बाय द एंड ऑफ डे, वो कितना मूव कर सकती है, वो 2 मिली मूव कर सकती है, वो 3 मिलीमीटर मूव कर सकती है, या 2 माइक्रोन मूव कर सकती है, 5 माइक्रोन मूव कर सकती है, ठीक है।
और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी, कि आपने किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको हिट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक वॉशिंग मशीन की एक्सेलरेशन देखना चाह रहे हैं, वॉशिंग मशीन को देखना चाह रहे हैं, वो हो सकता है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे मूव कर रही हो, कार हो सकता है 20 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज पे मूव कर रही हो, जहाज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं वो हो सकता है कि ज्यादा हो, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो जिस चीज का सेंस करना है वो कितना एम्पलीट्यूड ले सकती है, उस पर कितना एम्पलीट्यूड आ सकता है, दूसरा वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आप इंटरेस्टेड हो कि जी ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सिस्टम की, ठीक है। तो ये आपको जिस वक्त पता होगा तो वहां से आप z निकाल लोगे, ठीक है, z आपके पास x की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। उससे आप m k और c निकालोगे फिर आगे, और उससे फिर आप बेसिकली ओमेगा n निकाल लोगे और h निकाल लोगे। h यहाँ पे मेरा ख्याल है कि शायद वो है h क्या है यहाँ पे, व्हाट इज h, h इज बेसिकली जीटा हियर, ये देखो जीटा निकल आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का फर्क होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द यू विल कंसीव के क्या हो रहा है। Then compute the maximum relative amplitude of the vibration of the proof mass z using available formulas. Check if the computed z is within the range of the measurement of the intended transducer. ठीक है, जो भी आप ट्रांसड्यूसर बनाना चाह रहे हो, वो पीजो रेजिस्टर है, पीजो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो व्हाटसोएवर दैट इज, ठीक है, जो उसकी रेंज ऑफ मेजरमेंट है उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो गुड इनफ, अगर नहीं आ रहा तो देन यू नीड टू प्ले विद दिस एम के एंड सी, कि कितना बायस होना चाहिए, कितना के होना चाहिए, कितना सी होना चाहिए, ठीक है। एक जो एग्जांपल्स इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है, वो एग्जांपल जिस वक्त आप सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि कंट्रोलिंग पैरामीटर्स क्या हैं इस सारे के, ठीक है। तो जिस वक्त आपके पास कंट्रोलिंग पैरामीटर्स आ जाते हैं तो फिर उस लिहाज से आप उसको अकॉर्डिंगली डिजाइन भी फिर कर लेते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लोग जो स्पेशली जो कि एक्सेलेरोमीटर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। एस एस राव की बुक अवेलेबल है, ठीक है। ये इसमें से आपको वो सारी मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा जो भी मैंने पढ़ा दी है, अगर वीडियो आप देख लोगे। ये बुक की चैप्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनसे आप बेसिकली वर्कआउट करो, ठीक है, और अल्टीमेटली देखो कि जी बाय द एंड ऑफ डे आपने सारा काम किस तरह करना है, क्या मेथडोलॉजी होगी, कौन से पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स का क्या कंट्रोल होगा आपके पास, किस किस पैरामीटर को छेड़ोगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, डैम्पिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, स्टिफनेस पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके लिहाज से नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस तरह चेंज हो रही होगी। तो यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंगली कि जी आप सारा काम ही किस तरह कर रहे हो, उसके लिहाज से फिर आप उसको डिजाइन करोगे, स्पेशली अगर आप एक्सेलेरोमीटर्स पे काम करना चाह रहे हो। पैरामीटर एक्सेलेरोमीटर के पेपर देखोगे अक्सर यही चीजें डिस्कस हो रही होगी जो अभी हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में डिस्कस की है। यस सर, ठीक है, चलो गुड हो गया, अल्लाह ताला खैर वाफित रखे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। बाकी ये चैप्टर जो है मेरी तरफ से एंड है, ठीक है, ये ठीक है सर, इसको आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट में फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि माइक्रो फैब्रिकेशन ओके का, सर, ठीक है जनाब। ओके जी, फिर अल्लाह ओके ताला खैर वाफित रखे, चल अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है अल्लाह सर, हाफिज़। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।